हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं अलका सिंह प्रशिक्षण क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ। जैसा कि हम आप सबके लिए सुपर 30 बैच लेके आए थे, जिसमें हम आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन सॉल्व करा रहे थे विद एक्सप्लेनेशन। आज मैं आपके लिए मिसलेनियस क्वेश्चंस ले आई हूँ। इसमें बहुत सारे टॉपिक से क्वेश्चन ऐड है, ठीक है। तो उसमें जो भी एक्सप्लेनेशन होगा वो मैं आपको दूंगी, और ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए मैंने इनको एक जगह इकट्ठा करके फिर आपके सामने लेके आई हूँ ये वीडियो। ओके, तो चलिए अब आज देखते हैं कि किस किस टॉपिक से हमें क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, और साथ ही उसका जो एक्सप्लेनेशन है वो भी देखते हैं, ठीक है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर जॉर्ज मेंडल्स लॉ। ठीक है, तो देखते हैं आज हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम्स अंडर जॉर्ज मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। पूछ रहा है कि यहाँ पर निम्नलिखित में से ग्रेगर मेंडल के वंशानुक्रम के नियम के अंतर्गत नहीं आता। इसमें से कौन है जो मेंडल, जॉन मेंडल का नाम सुना है ना, अनुवांशिकी के पिता भी कहा जाता है इनको, अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है, ठीक है। किसको? ग्रेगर जॉन मेंडल को अनुवांशिकी का पिता, फादर ऑफ जेनेटिक्स का पिता, ठीक है, इनको कहते हैं, मेंडल जी को कहते हैं, ठीक है। इन्होंने मटर के पौधे पे, किस पौधे पे? तो मटर के पौधे पे एक परीक्षण किया था, उसके बाद इन्होंने अपना नियम दिया था। वो नियम क्या क्या था और इसमें से क्या है जो नहीं है उस नियम का पार्ट, तो चलिए देखते हैं। पहला है कि लॉ ऑफ डोमिनेंस, मीन्स की प्रभाविता का नियम। इन्होंने जब मटर का फर्टिलाइजेशन कराया तो जो नेक्स्ट जनरेशन देखा उन्होंने, कि देखा कि कौन सा लक्षण अगली जनरेशन में प्रभावी है, तो ये इनके नियम का पार्ट था, लॉ ऑफ डोमिनेंस। अब बात करते हैं कि बायोपिक्स ऑफ नियम का नियम, लॉ ऑफ बायोपिक्स। तो बताइए क्या ये था। चलिए अब थर्ड का बात कर लेते हैं, ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। यहाँ बात हो रहा है कि स्वतंत्र अव्यूहन का नियम, मीन्स कि जो भी नेक्स्ट जनरेशन होती है वो किसके लिए, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के लिए बिल्कुल भी फ्री रहती है। ओके, फिर बात हो रहा है कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, पृथक्करण का नियम। मीन्स कि ऑब्वियस सी बात है कि देखिए सारे अगर वो स्वतंत्र हैं तो बिल्कुल सिंपल सी बात है कि हर कैरेक्टर तो मैच नहीं करेगा, कुछ डिफरेंस भी रहता है। ओके, तो जो मेंडल थे ना, उन्होंने इसकी भी बात की, इसकी भी बात की और इसकी भी बात की। उन्होंने अगर बात नहीं की तो लॉ ऑफ बायोपिक्स की, ठीक है। इसका मतलब कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होना चाहिए आपके हिसाब से, बताइए। कि अब तो आपको पता चल गया ना, तो इसका बताइए कि राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। ओके, चलिए अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अ कंप्लीट सेट ऑफ न्यूक्लियर डीएनए इन एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड। पूछ रहा है कि किसी जीव के केंद्रकीय डीएनए का पूरा सेट क्या कहलाता है। एक सिंगल थ्रेड ऑफ डीएनए की बात नहीं हो रही, यहाँ पे पूरे सेट की बात हो रही है। तो बताइए क्या कहते हैं, टिश्यू? टिश्यू क्या डीएनए होता है क्या? नहीं ना। कोशिकांग, ऑर्गेनेल? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये सेल के अंदर रहते हैं ना। और ये क्या करते हैं, इनका अलग अलग फंक्शन होता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, ये सब क्या है, ऑर्गेनेल है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब बात हो रही है जीनोम की, तो ये क्या है, यही तो है केंद्रकीय डीएनए का पूरा सेट है। इसमें डीएनए बहुत ज्यादा मात्रा में एक जगह कलेक्ट रहते हैं, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, सी, जीनोम। ओके, चलिए अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। हाइड्रोपोनिक्स रिफर टू द काइंड ऑफ फार्मिंग इन विच। पूछ रहा है कि हाइड्रोपोनिक्स किस प्रकार की खेती को संदर्भित करता है। बताइए, हाइड्रोपोनिक्स से आप क्या समझते हो, मशीनों का उपयोग करके खेती करना, या फिर फसलों को बड़े बागानों पर लगाया जाना, या फिर पौधों को खनिज पोषक तत्व के घोल में और
मिट्टी के बिना उगाया जाना, या फिर फसलों की खेती और पशुपालन एक साथ किया जाना। तो बताइए इसमें से क्या सही है? तो जो हाइड्रोपोनिक्स होता है ना, इसमें जो प्लांट्स होते हैं उनको क्या किया जाता है, पोषक तत्व के घोल में रख दिया जाता है, उनको मिट्टी नहीं दी जाती, ठीक है, घोल में रख के उनको धूप में रख दिया जाता है तो वो ग्रो कर जाते हैं। इस प्रकार की खेती को कहते हैं हाइड्रोपोनिक्स। ओके, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। The animals that eat both plants and animals are called, वे जानवर जो पौधे और जानवर दोनों को खाते हैं क्या कहलाता है? बताइए, न मांसाहारी, न सर्वाहारी, न शाकाहारी। सही बात है क्या? अगर पोषण के भोजन के आधार पे पोषण देखा जाए ना, तो 3 प्रकार के होते हैं ना, भोजन के आधार पे अगर देखा जाए तो पोषण कितने प्रकार का होता है? पोषण कितने प्रकार का होता है? तो 3 प्रकार का होता है। क्या क्या? हर्बीवोरस, कॉर्निवोरस, ओमनीवोरस। ठीक है, अब बताइए कि कौन सा हर्बीवोरस, ओमनीवोरस या कॉर्निवोरस कौन है जो क्या पौधे तो खाता ही है और जानवरों को भी खाता है? हर्बीवोरस कौन होते हैं? जो प्लांट्स को खाते हैं। कॉर्निवोरस, कॉर्निवोरस कौन होता है? जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को खाते हैं। बताइए हम लोग क्या है, कॉर्निवोरस है या ओमनीवोरस है? हम जो ह्यूमन बीइंग होते हैं ना, वैसे तो हर्बीवोरस भगवान ने बनाया था, लेकिन हम ओमनीवोरस हो गए। जो कॉर्निवोरस हैं वो उन जानवरों को खाते हैं जो कि प्लांट्स खाते हैं, जैसे शेर। ठीक है, मीन्स कि वो मांसाहारी होते हैं, सिर्फ मांस खाते हैं, वो घास फूस नहीं खाते। ठीक है, अब बात करते हैं ओमनीवोरस की। तो वो एनिमल्स आते हैं जो घास फूस भी खाते हैं और जानवरों को भी खाते हैं। इसका मतलब इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? डी। ठीक है, जो दोनों खाए, पौधों को भी खाए और जानवरों को भी खाए। ठीक है, मतलब वेजिटेबल्स भी खाए और जानवरों को भी खाए। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। डिफ्यूजन इज अ प्रोसेस बाय विच, विसरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा। यहाँ पे कह रहा है कि विसरण कैसी प्रक्रिया है। तो देखिए, मान लीजिए एक ये है आपका सेल, ठीक, कोई ऐसी चीज है जो इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में है। ठीक है, तो डिफ्यूजन एक ऐसी प्रक्रिया है जो अधिक से कम की तरफ जाती है। मीन्स कि जिधर ज्यादा होगा उधर से वो किधर जाएगा? जिधर कम होगा। तो बताइए ऑक्सीजन प्लाज्मा झिल्ली के पार जा सकती है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर यही होगा, ऑप्शन ए। क्योंकि ऑक्सीजन लेवल जिधर ज्यादा होगा उधर से किधर जाएगा? जिधर कम होगा। मीन्स कि ऑक्सीजन का लेवल जहां कम होगा वहां पर ऑक्सीजन पहुंचेगी। ठीक, चलिए अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। व्हाट इज मेन बाय डेंटल कैरीज? बताइए दंत क्षय का क्या अर्थ है? दांत का सफेद होना, दांत का सड़ना, दांत में सूजन होना, या दांत में खाद्य कणों का चिपक जाना। तो बताइए इसमें से क्या सही होगा? तो दांत का सड़ना। आपको भी पता है कि जो हम खाना खाते हैं, जो भी खाते हैं, हमारे दांतों में जो बैक्टीरिया रहते हैं ना, उनको क्या करते हैं? तोड़ते हैं, और फिर उस दौरान वो क्या करते हैं? एसिड का निर्माण करते हैं। जो एसिड फॉर्मेशन होता है उससे हमारे दांत खराब होते हैं। इसीलिए कहते हैं ना रात में खाना खाने के बाद ब्रश करके सोना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके दांत खराब ना हो, सड़े ना। ओके, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एड्रेस्ड एज अल्फा अल्फा? बताइए कि इसमें से किसे अल्फा अल्फा कहा जाता है? मछली को, जीवाश्म को, सेटाइवा को, या फिर मैमल को? किसको कहा जाता है? तो देखिए ये सेटाइवा का साइंटिफिक नेम, इसको सेटाइवा को क्या कहते हैं? अल्फा अल्फा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी। ठीक, चलिए अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। देख रहे हैं ना, इसमें एक ही टॉपिक से क्वेश्चंस नहीं पूछा गया है, डिफरेंट टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ओके, तो
अब देखते हैं क्या है हमारा अगला क्वेश्चन। हु या व्हाट आर द नेचुरल होस्ट ऑफ निपाह वायरस। पूछ रहा है कि निपाह वायरस के प्राकृतिक होस्ट कौन या क्या है। बताइए इसमें से, फलों पर निर्भर चमगादड़, पक्षी, सुअर या बकरियां। ये जो निपाह वायरस होता है ना, ये पता है किससे फैलता है? फ्रूट बैट से फैलता है। ओके, और ये रोगी व्यक्ति के डायरेक्ट संपर्क में आने पर दूसरों में फैलता है। ये नहीं कि ये हवा में तैरते तैरते नहीं पहुंच जाता। जब आप पेशेंट के पास रहोगे तो छींकने खांसने से वो क्या होता है, जो सलाइवा या फिर जो थूक निकलती है या जो हवा निकलती है उससे वो पहुंच जाता है, अगर आप पास में हो तब। ओके, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए। चलिए अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। एक तेल उत्पादक पौधा है, इज एन ऑयल यील्डिंग प्लांट। तो बताइए इसमें से कौन है जिससे तेल निकलता है? टमाटर। कभी टमाटर से तेल को निकालते हुए देखा है क्या आपने? हाँ, आम से तो आम का जूस निकलता है, टमाटर से तो सूप, मूंगफली, आलू। बताइए, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो मूंगफली, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, मूंगफली, जो हर जगह होती है इसकी खेती बड़े पैमाने पर, ठीक है, बहुत ही अधिक मात्रा में। चलिए अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। आयोडीन इज यूज्ड टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ किसके इन फूड। आयोडीन का उपयोग भोजन में किसकी पहचान के लिए किया जाता है? बताइए। हाँ, आयोडीन का उपयोग भोजन में की उपस्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है। स्टार्च, वसा, प्रोटीन या विटामिन। आपको पता है जो आयोडीन होता है ना, वो स्टार्च से रिएक्ट करके क्या ब्लू या ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, तो इसका मतलब कि आयोडीन का यूज किसके लिए? स्टार्च का पता लगाने के लिए किया जाता है कि जो आपका फूड मटेरियल है उसमें स्टार्च है कि नहीं है। कैसे पता चलेगा? जब आयोडीन का घोल आप डालोगे तो वो कलर चेंज हो जाता है, ठीक। तो इससे पता चलता है कि भोजन में आपके स्टार्च है कि नहीं है। स्टार्च क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट, ठीक। चलिए अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। Which of these insects have teeth? पूछ रहा है कि इसमें से किस कीट के दांत होते हैं। बताइए, मक्खियों के पास दांत होते हैं क्या? वो आपको दांत से काटती है या उनके जो छोटे छोटे लेग निकले रहते हैं उससे काटती हैं? हाँ, मूछें रहती है उससे काटती हैं क्या? तितलियां, तितली के पास दांत होता है? दांत होता ना तो ये जो मक्खी होती है ना वो सक नहीं करती भोजन को, ठीक है। तितलियां दांत होता है? नहीं। ततैया या भृंग, जिसको कहते हैं वेस्प्स एंड बीटल्स, तो बताइए होता है दांत? मधुमक्खी के पास दांत होता है क्या? हाँ, बताइए किसके पास दांत होता है? तो ततैया और भृंग, वेस्प और बीटल्स के पास क्या होता है? दांत होता है। अब ये बहुत अनोखी चीज आपके सामने आई है कि कीटों के पास दांत नहीं होता, तो इस भ्रम में मत रहिएगा। कीट के पास दांत होता है, और किस कीट के पास? वेस्प्स और बीटल्स, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। विच ऑफ दीज फॉलोइंग प्लांट्स इज अ क्रीपर। पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा पुष्पीय पौधा एक लता या क्रीपर है। सूरजमुखी या सनफ्लावर, रोज, हिबिस्कस या फिर जैस्मिन। बताइए, गुड़हल, चमेली, गुलाब और सूरजमुखी में कौन ऐसा पौधा है जो जमीन पर रेंग कर चलता है? आपको पता है क्रीपर का मतलब क्या होता है? जो कि रेंगते हुए चले, ठीक है। कौन सा पौधा है? तो वो है जैस्मिन का पौधा। इसके जो शाखा होती है ना वो बहुत फ्लेक्सिबल होती है, वो खड़ी नहीं हो सकती, इसीलिए वो जमीन पर लेट के चलती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। लैक्टोज इज कंपोज्ड ऑफ एंड ग्लूकोज। कह रहा है कि जो लैक्टोज है वह किस किस से, यहाँ पे एक चीज भरनी है इसमें से, और ग्लूकोज से मिलकर बना है। पहली बात, जो लैक्टोज होता है ना
जो लैक्टोज होता है वो डाइसैकेराइड होता है। क्या होता है? डाइसैकेराइड। ऐसे यहाँ पे सैकेराइड होता है, ठीक है। जब इसके मॉलिक्यूल्स टूटते हैं तो ये मोनोसैकेराइड बनता है, और किस रूप में बनता है? तो वो बनता है आपका गैलेक्टोज और ग्लूकोज, ठीक है। जब डाइसैकेराइड टूटता है, क्या ये लैक्टोज डाइसैकेराइड जब टूटता है तो क्या बनता है? गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज। इसका मतलब इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, गैलेक्टोज, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। बस आज इतने ही क्वेश्चंस थे, तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी और मज़ा भी आया होगा। जब बहुत सारे, और पता है इसमें से जितने भी पार्ट आए हैं ना, जिस टॉपिक से, वो सारे टॉपिक्स मैंने कवर कराए थे आपको अपने पिछले वीडियो में, तो वो आप देख सकते हो, तो आपको वहाँ से बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है। वहाँ पे मैंने क्रीपर्स और बहुत सारे प्लांट की वैरायटी के बारे में बताया है, तो वो वीडियो आप देखो, जो पिछले वीडियोस हमारे हैं उसको देखिए, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा एग्जाम में। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए और अपने दोस्तों से शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।